हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 5, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अभी तक हमने कलेक्ट कर लिया डेटा को, ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब उसे हम प्रेजेंट करें एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टेबुलर, मतलब कि टेबल में दिखा रहे हैं ताकि एक अच्छी तरीके से हम देख सकें कि हाँ कितना किसकी वैल्यू है। राइट, लिखा है जैसे इन्होंने वही चीज़ कि पिछले में हमने वही डिस्कस किया था। अब हम जो प्रेजेंटेशन है, मतलब कि हम नॉर्मली भी हर जगह बोलते हैं प्रेजेंटेशन, लाइक कोई केक बना रहा है, कोई किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है ना। अगर कोई कोई भी गुड टाइप ऑफ गुड बना रहा है अपने लोगों के लिए, तो उसका एक प्रेजेंटेशन होता है कि जो दिखने में अच्छा होता है। 90% हम जैसे ड्रेसेस वगैरह भी लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, कोई केक ले रहे हैं किसी के लिए, तो हम टेस्ट के साथ साथ क्या भी देखते हैं, उसकी ड्रेसिंग, कि वो दिख कैसे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम टैबुलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है, वेरिएंट डेटा है, तब हम उसको अगर टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। टैबुलर हो सकता है, डायग्रामेटिक भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है, पर इस चैप्टर में सिर्फ हम टैबुलर के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी अलग अलग रिस्पेक्टिवली चैप्टर्स में हम एक एक करके और तरीके की प्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में बात करें तो दोनों में अगर देखें हम, ड्रामेटिक और ग्राफिकल, इन दोनों में काफ़ी हद तक क्या है, कोई कर्व बनेगा, ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से होगी चीज़ें, है ना। टैबुलर में हम एक टेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो दिख कैसे रहा है, हमारा डेटा जो है वो कैसे दिख रहा है। अगर हम इन्होंने एग्जांपल भी ले रखा है, काफ़ी अच्छा है, उसे एक्सप्लेन करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। जैसे अगर पहले मीनिंग की बात करें, अगर हम जब डेटा जो है प्रेजेंट करें हम टेक्स्ट में, उसे हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं। और ये कब सुटेबल होता है, जब जो क्वांटिटी ऑफ डेटा है वो ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जो क्वांटिटी है डेटा की वो ज़्यादा नहीं है, तो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट टू लार्ज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होगा और उसमें इस स्टेटमेंट की तरह, जैसे यहाँ लिखा है एग्जांपल में, इन 2018 आउट ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स कॉल इन अ कॉलेज 1200 वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड इतनी उसमें लड़कियां थी, इतने साइंस के थे। तो ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, मैं कह सकती हूँ ये जो स्टेटमेंट वाली चीज़ है ना, ये कब आ सकती है, जब छोटा होगा। नॉट टू लार्ज यानी स्मॉल होएगा, ऐसे बड़ा भी नहीं होएगा इतना। तो उसे मैं टेक्सचुअल ऐसे सेंटेंस में लिख दूंगी। पर जैसे हमारे क्वेश्चन वगैरह लिखे होते हैं ना कि सीएन में ये हुआ, तो वो जो क्वेश्चन टाइप में हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो हमारी टेक्सचुअल हो गई। पर इसकी एक लिमिटेशन है, इसमें एक खामी है। क्या खामी है? जैसे ये जो टेक्स्ट है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया, ये और अच्छे से क्लियरली हमें दिख सकता है अगर मैं टेबल बना दूँ कि 2018 में मेरा कॉलेज में कॉमर्स स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कॉमर्स दिया हुआ है और गर्ल्स और साइंस स्ट्रीम भी दिया है, जैसे कॉमर्स दिया हुआ है हमें, साइंस स्ट्रीम दिया, उसके अंदर मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, दोनों में। ठीक है, और इसी तरीके से 2019 का आ जाएगा, यहाँ उनका टोटल आता जाएगा दोनों तरफ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँगी तो थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा मेरे को चीज़ों के बारे में, रेदर देन मैं एक स्टेटमेंट दे दूँ उसे। तो इसलिए हम टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें रोज़ होती है, कॉलम्स होते हैं, और इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो थोड़ा आसान हो जाए और दिखने से ही समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो प्रेजेंटेशन है कंपैरिजन बहुत अच्छा कर पाएगी। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ जब मैं टेबल फिल करूँगी
तो मुझे पता चल जाएगा मेल कितनी ज़्यादा है, फीमेल कितने ज़्यादा है, कॉमर्स में कितने मेल है, और साइंस वालों में कितने मेल है ओवरऑल दोनों ईयर्स में। तो मैं इस चीज़ का टोटल निकाल सकती हूँ। ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन है जो दी हुई है, जो डेफिनेशन हमें दे रखी है ऑफ एल आर कॉर्नर। टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डर में कर रहे हैं और सिस्टमेटिकली कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, ऑर्डर में और सिस्टमेटिक वे में जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। अगर इन द वर्ड्स, अगर टोटल के वर्ड्स में कहें, मतलब सब अपने अपने जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपनी अपनी डेफिनेशन निकालते हैं। जो स्टैटिस्टिकल टेबल है एक लॉजिकल लिस्टिंग है, मतलब लॉजिकली हम चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में। जो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में, फ्रेजेस में, स्टेटमेंट्स में, वो हम टाइटल, हेडिंग्स, फुटनोट, इन सबको ऐड करके उसे मीनिंगफुल बनाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ एन एलैबोरेटेड, और ये ऊपर वाली जो है वो हमारी थोड़ी डायरेक्ट है। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा इलेबोरेटेड है और ऊपर वाला थोड़ा डायरेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेबुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक डेटा जो है सही फॉर्म में दिख जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी, जैसे टेबल भी बना लेंगे तो हम कुछ कैलकुलेट भी कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है। अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हमारा टेबुलेशन क्यों करते हैं। हमने जैसे पढ़ा वही आ जाएगा। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को थोड़ा आसान करना है हमें, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में लिखा है और किसी को मैं बोलूँ ये देखो ये डेटा है, तो वो पहले तो स्टेटमेंट ही पढ़ता रह जाएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। टू इकोनोमाइज स्पेस, थोड़ा स्पेस जो है कम लेगा और रिप्रेजेंटेबल होगा, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखेगा भी। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन कर पाएंगे हम चीज़ों को, एक चीज़ों को दूसरी से, कि ये एक पर्सन या दूसरे चीज़ से क्या रिलेशन है या बिल्कुल रिलेशन नहीं है। ठीक है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि बहुत सारे हमारे अ, जो हम चीज़ें निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और हम इससे इसके टेबल की हेल्प से भी जो है डायग्रामेटिकली चीज़ों को बना सकते हैं। एक रेफरेंस भी देता है, ये क्या है, एक रेफरेंस देता है कि हमें इस डेटा को कैसे अब पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ी जा सकती है, तो वो रेफरेंस हमें प्रोवाइड करता है। अब पिछले वाले में हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उससे पिछले वाले में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो हम थर्ड चैप्टर और एक तरह से फिफ्थ चैप्टर कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें कि क्या होता है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। अब क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स, मतलब क्लासिफिकेशन के बाद टैबुलेशन जब भी आ पाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो फिर आगे टैबुलेशन भी नहीं हो पाएगी। क्लासिफिकेशन हो रही है तो हमें डेटा टैबुलेट फॉर्म में कर पा रहे हैं। क्लासिफाई तो करेंगे ना हम कि कौन सा डेटा किससे आया है किसका नहीं है, ये सब क्लासिफाई करेंगे हम। ठीक है, क्लासिफाई, और वी कैन से ऑर्गेनाइज, सॉरी थर्ड वाला कलेक्शन था, दिस इज वी कैन से ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ही हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सेम ही बात होती है। इसीलिए जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, जब तक हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है डेटा, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा किसके अंदर है, कौन सा किसके अंदर है। मैंने सिर्फ रैंडम डिजिट्स दे रखे हैं 28 30 ऐसे समथिंग, तो मैं कैसे क्लासीफाई, उसे क्लासीफाई नहीं करा तो टेबल कैसे बनाऊँगी। क्लासीफाई में अरेंज कर देते हैं हम डेटा को क्लासेस के बेसिस पे, जो सिमिलैरिटीज़ उसके अंदर है उसके बेसिस पे सेम सेम कर देते हैं,
और टेबुलेशन उसे अरेंज करता है। मतलब कि क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन में हमने उसको क्या दे दी है, क्लास दे दी है, एक अकॉर्डिंगली हमने डेटा को जो है अरेंज कर दिया है। अब उस अरेंज डेटा को मैं टेबल में बनाऊंगी, और टेबल में जैसे हम बनाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें, कि क्या रोज़ होनी चाहिए। अब रोज़ और कॉलम्स बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, रोज़ और कॉलम्स बनाने के लिए चाहिए क्या हमें, सिमिलैरिटीज़। अब मैं किसी को बोल रही हूँ मेल इन सम कॉलोनी, तो फिर मेरे को मेल का डेटा इकट्ठा करना होएगा। मेल और फीमेल मान लो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मेरे पास, तो मैंने कॉलोनी में डेटा इकट्ठा किया कि 5 6 7। अब ये 5 6 7 है किसका, अगर मान लो मेल्स का है तो मैं 5 6 7 ऐसे तो नहीं लिख पाऊँगी ना, मुझे टोटल चाहिए होगा। या फिर मैं इसमें एज ग्रुप्स डाल सकती हूँ, वर्किंग नॉन वर्किंग डाल सकती हूँ। तो वो चीज़ें जब क्लासिफिकेशन में अरेंज हो गई है तो अब उसे हम टेबल में बना पाएंगे। जो क्लासिफिकेशन है एक ऐसा मेथड है स्टैटिस्टिक्स का जहाँ पर टेबुलेशन इस्तेमाल करी जाती है ताकि उस डेटा को हम प्रेजेंट कर सकें। ये क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर 4 में पढ़ ली थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। तो इसका डिटेल हमें इतना उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं इसके लिए। अब फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिक्विजिट्स और एसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल। अब टेबल हमने बोला टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। अब टेबल जब बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है ताकि जो हमारा टेबल है वो एक अच्छा टेबल बने। सबसे पहले तो टाइटल देना है। बिना टाइटल के अगर हम टेबल दे देंगे तो बोले है किस चीज़ का, ये तो बताओ। बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किस चीज़ का ये डेटा, पहले ही डिफाइन तो करो। तो टाइटल जो है हमारा बहुत ज़रूरी है। मैनेजेबल साइज़, मतलब कि जो टेबल है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, उसका नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारी बाइफिकेशंस है और हम बनाए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ उसमें आनी चाहिए जो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए जो टेबल है, वो अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, जिसमें हमें देखते ही पता चल जाए, इतना जोर नहीं लगाना पड़े हमें, ठीक है। ये नहीं कि बहुत भीचा-भीचा, ये कंजस्टेड नहीं बनाना उसे, हमें थोड़ा स्पेस देना है ताकि हमें दिख सके, एक बार देखिए तो हमें पता चल जाए, ऐसा हो, हमें घुसना ना पड़े। स्पेशल एम्फेसिस जो डेटा है, स्पेशल एम्फेसिस का मतलब है कि जो भी डेटा है हम कंपेयर करना चाहते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड पे हो, और जो कंपैरिजन करना चाहते हैं जिसके साथ हम उसको, उसका जो टाइटल है वो बोल्ड में लिखा जाए। मतलब जिसके साथ मुझे कंपेयर करना है किसी चीज़ को, या जिसको मेरे को कंपेयर करना है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ठीक है। ये स्पेशल एम्फेसिस मतलब हम ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ऐसा है। सूट द पर्पस, हम मतलब कि ऐसा नहीं कि हम करना कुछ और चाहते, देखना बर्थ रेट चाहते थे, निकाल दिया डेथ रेट का डेटा। तो जो हमारा चाहते हैं उसका ही डेटा मिले, ठीक है। सिंप्लिसिटी, ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और सही देखना, रीडेबल होना चाहिए। बहुत ऐसे फ्लावर वगैरह या कुछ ऐसे नहीं उसे ड्रॉ करना, उसे कॉम्प्लेक्स वगैरह दिखाना नहीं है। कंपैरिजन ऑफ डेटा, हमें जो डेटा है उसे पास पास जो हमें कंपेयर करना है उन्हें पास पास ही रखना है, नहीं कि बहुत दूर रख दिया, गैप दे दिया बीच में, ऐसा नहीं करना। कंपैरिजन अच्छे से हो सके। कॉलम और रोज़ जो है उन्हें नंबर देने हैं हमें, जब भी हम मतलब जो नंबर है रोज़ और कॉलम्स के टेबल में, वो एक रेफ़रेंस के लिए होते हैं कि फर्स्ट रो में, जैसे हमारे एक्सेल शीट में होता है ना, एक्सेल शीट में देखा होगा 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, ABC ऐसे लिखा, तो वो कॉलम और रो नेम है। तो वो बोल रहे हैं कि ये दे दो ताकि और अच्छा लगे, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लैरिटी, सॉरी।
मिस्टेक क्लैरिटी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी हमारे सामने है क्लियरली चीज़ों को बता रहा हो, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे पास मान लो कि फीमेल तुमने बोला कि 50 लोग हैं, 38 जो है फीमेल है उसमें, तो अब बात करो मेल्स की, तुमने लिखा रखा नहीं है, तुम मेल्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो कैलकुलेटिव हो गया कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मेल पता चलेंगे, मुझे देख के नहीं पता चल रहा है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। यूनिट्स जो भी यूनिट है, जैसे मान लो मेरे को इनकम बतानी है तो मैं दिखाऊंगी रुपीज़ में है, डॉलर्स में है, यूरो में है, कि वेट मेजरमेंट करी हो तो केजी, तो मेरे को वो यूनिट स्पेसिफाई करनी होगी। सुटेबल अप्रॉक्सीमेटेड मतलब कि अगर बहुत बड़ी नंबर है, फिगर है, डेसिमल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट करते तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टूड पर्पस। साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड मतलब लॉजिकली और सारी चीज़ें ध्यान से ओवरलैपिंग द्वारा चीज़ें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन करी हैं, मतलब बताई है कि इससे हमारा टेबल अच्छा बन सकता है। फिर हमारा एक पर्सन है हैरी जेरॉन में हैरी जेरोमी ने क्या बोला है अपने वर्ड्स में, जो अच्छा स्टैटिस्टिकल टेबल है इज ट्रम्प इन जेन्युइनिटी, मतलब जब जीत जीत कब होएगी, ट्रम्प इन जेन्युइन होएगा, जब जेन्युइन होएगा, एंड टेक्निक, ट्रम्प इन जेन्युइनिटी, जो जेन्युइन चीज़ है उस पे हमने जीत पा ली है, और जो टेक्निक है उस पे हमने जीत पा ली है, जो मास्टरपीस है इकोनॉमी ऑफ स्पे, मतलब जो इकोनॉमी है उन्हें कंबाइन कर रहे हैं हम, ताकि हम क्लियर से क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अगर हमारा अच्छा टेबल बना है तो क्या किसकी जीत हुई है, हमारी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसकी जीत हुई है, और हमारे हमने जो टेक्निक अडॉप्ट करी है उसकी जीत हुई है। ठीक है। फिर अगर हम देखें टेबुलेशन में, हमें देख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वेस्ट या फिर एसेंशियल जो अच्छे टेबल के चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगी पूछे जाते हैं, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए होता है, 1 मार्कर्स में कभी-कभार पूछ लिया जाता है। कंपैरेटिवली इसका वेटेज थोड़ा कम होता है एग्ज़ाम्स में, और जो इसका क्राइटेरिया होता है जैसे मार्क्स वगैरह का, तो इसमें एक टेबल बनाने को ही आती है डायरेक्ट डायरेक्ट। सो जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि एमसीक्यूज़ वगैरह जो होते हैं या फिर जब सीयूईटी का एग्ज़ाम दोगे इससे रिलेटेड, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ टेबल, अब टेबल में क्या-क्या चीज़ें होती है, एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें हम लिखते हैं, बनाते हैं। जो जैसे एसेंशियल्स में था वही थोड़े बहुत पार्ट्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं भी बनाते हैं या फिर वो ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं होता उसे हम करें। पहला तो टेबल नंबर देते हैं हम, क्योंकि हर एक जो टेबल है उसे नंबर देना चाहिए ताकि आइडेंटिफ़ाई आसानी से किया जा सके। जैसे बुक्स में होता है, हमारी बुक्स में हमारा लिखा होता है फिगर 1, 2 एंड सो ऑन। तो वो फिगर को किसी भी पिक्चर को दिखाया होता है, तो टेबल अगर दे रखी है तो टेबल 1.1 ऐसे लिखा होता है, अगर फर्स्ट चैप्टर का है ऐसे ही सिमिलरली। तो हम टेबल नंबर ज़रूर देते हैं, ताकि ईज़ी रहे किसी भी चीज़ को ढूँढना, क्योंकि बहुत सारी अगर टेबल्स होएगी तो लॉजिकली सीक्वेंस में रखना उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। फिर आता है टाइटल, जो हमने पढ़ा कि टाइटल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि एक जिस्ट मिल जाए हमें कि हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। टाइटल क्लियर होना चाहिए, अपने आप नहीं चीज़ों को बताना चाहिए कि हाँ हम अगर डेथ रेट कितने लोग मर रहे हैं, तो मैं सीधा लिख दूँगी डेथ रेट इन कोई जो भी हमारा ईयर होएगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट बताना है कि हाँ इस ईयर में इतनी डेथ हुई है, तो क्लियरली मेरे को टाइटल से ही पता चल गया हाँ डेथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं इस साल के। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एज़ पॉसिबल एज़, उसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। और एक सेंटर जनरली हम लेते हैं प्रोमिनेंट पेज में, अगर हम लें सेंटर होना चाहिए।
कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें हमारे लॉन्ग होते हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके। इस सिचुएशन में कैच टाइटल को हम मेन टाइटल भी बोल देते हैं, ठीक है? कैची टाइटल नहीं है, जैसे कैची टाइटल होता है ना कि एकदम देख के ही पता लगा दिया, जैसे कि फर्म का नेम आ गया, वो एक कैची टाइटल है। और उसके अंदर अगर हम और चीज़ें लिख रहे हैं तो वो मेन टाइटल है। अब टाइटल में भी बहुत चीज़ें होती है, टाइटल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेचर ऑफ डेटा, डेटा क्या मतलब क्लासिफिकेशन कैसी-कैसी है, सब्जेक्ट मैटर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लेस टू व्हिच मतलब कौन-सा किस जगह से वो डेटा रिलेट कर रहा है, टाइम कौन-सा टाइम से रिलेट कर रहा है। तो आ गया हमारा नेचर, प्लेस, टाइम, सब्जेक्ट मैटर, सोर्स कौन-सा है, रेफ़रेंस कौन-सी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइटल के अंदर होनी ज़रूरी है। फिर आता है हमारा कैप्शंस या फिर कॉलम हेडिंग हम कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कैप्शंस किसको कहते हैं? कॉलम हेडिंग को। ठीक है, कैप्शन हम कहते हैं कॉलम हेडिंग को। जैसे वर्टिकली हम लिखते हैं ना मेल्स, वर्टिकली अगर मैं लिख रही हूँ मेल्स तो मतलब कि ये क्या है? कॉलम हेडिंग है विच इज़ द कैप्शन। स्टब्स, स्टब्स किसको कहते हैं? रो हेडिंग को। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कैप में डार्क हुआ। थोड़ा लाइट हो। कैप्शंस और स्टब्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैप्शंस और स्टब्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है पूछा जा सकता है 1 मार्कर में डेफ़िनेटली कि कैप्शंस को क्या कहते हैं, तो वो होती है कॉलम हेडिंग, स्टब्स को क्या कहते हैं, तो वो होती है रो हेडिंग, ठीक है? मोर अबाउट वही लिखा हुआ है, 2 और मोर कॉलम्स और रोज़ जो है जिनकी सेम हेडिंग है उन्हें एक साथ किया जा सके ताकि रिपीटेशन वगैरह ना हो। इसे हम सब कैप्शन और सब स्टब भी कहते हैं, ठीक है? सब कैप्शन और सब स्टब भी कहते हैं। जैसे मान लो मेल में एज ग्रुप ले रखी है, मैं मान लो एज ग्रुप ले रखी है अंडर 18 एंड अबव 18, तो अब दोनों तरफ ही है अंडर और अबव, तो इसलिए मैंने एक ही तरफ लिख रखा है ऐसे। तो मैंने कैप्शन में लिख लिया, और हो सकता है वो स्टब भी बन सकता है कि मान लो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लिखने के बाद मैं अंडर 18 अबव 18 लिख रही हूँ और यहाँ मेल्स लिख रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? कंपैरिजन होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और यूनिट्स वगैरह को मेजर वगैरह अच्छे से करना है हमें, जो स्टब्स या कैप्शन जो है छोटे-छोटे ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं। अब बॉडी ऑफ टाइटल आता है। बॉडी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी उसमें बॉडी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जैसे हम लेटर्स लिखते हैं उसमें बॉडी होती है, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? किसी भी डेटा वगैरह में, टैबुलेशन वगैरह में बॉडी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब जो हम क्योंकि डेटा लिख रहे हैं बॉडी में। अब डेटा जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहिए, ठीक है? हमारी जो भी लिख रहे हैं हम डेटा, कोई भी स्पेसिफिक डेटा, उसकी पोजीशन वही है, या वो रो और कॉलम डिटरमाइन करे कि हाँ ये है उसकी पोजीशन। अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए मेन बॉडी में, टॉप से लेकर बॉटम तक, लेफ़्ट राइट हमें ध्यान से देखना है, साइज़ शेप मेंटेन करके रखनी है बॉडी की, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया या बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। जो बॉडी है वो हमारी सारी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है वो दिखानी चाहिए, या वो जो भी इकट्ठा किया है हमने वो सब जो है हमारा उसमें दिखना चाहिए। फिर आता है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आता है हमारा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में वही आता है कि अगर हमने वेट मेजर के रखा है, वेट मेजर कर रखा है अगर हमने, तो
उसका क्या होएगा, मतलब जो भी वेट वगैरह हमने ले रखे हैं, केजीज़ में लिए मान लो वेट, वेट जो है हमने केजीज़ में लिया, तो हमें दिखाना है कि हमने केजी में लिया है भाई। अगर हम इनकम ले रहे हैं तो हमने रुपीज़ में लिया है या फिर डॉलर्स में लिया है, ठीक है। अब जो यूनिट है वो चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने मेल का ले लिया केजी में और मैंने फीमेल का ले लिया पाउंड में, या फिर ग्राम ही ले लो, नॉर्मल ग्राम में ले लिया, तो ये तो बहुत ही अजीब हो गया। या फिर इनकम में एक का रुपीज़ में ले लिया, एक का डॉलर में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम ही यूनिट होनी चाहिए थ्रू आउट। हेड नोट, हेड नोट्स होते हैं जिसमें जैसे कि जो मेन टाइटल है वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, हमें और भी लिखने की ज़रूरत है, तो हम एक हेड नोट डालते हैं। हेड नोट जो है हमारी कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कन्वे करता है, जैसे कि मेजरमेंट ही आ गया, द टेबल यूज, मतलब मिलियन रुपीज़ है, टन्स है, किलोमीटर है। तो हेड नोट में हम ये परफेक्ट हेड नोट्स को हम जो परफेक्टरी नोट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि फालतू ही होगा, ज़रूरी वाला भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब सोर्स नोट, सोर्स नोट क्या है, कहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है। अगर सेकेंडरी डेटा है तो वही दे सकते हैं, प्राइमरी तो हमें क्या ही देंगे, प्राइमरी है तो उसमें क्या ही सेकेंडरी होएगा, मतलब क्या सोर्स देंगे, उसका कोई सोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो हमने डायरेक्टली इकट्ठा किया है उससे। सेकेंडरी डेटा है तो ही हम देंगे सोर्स नोट। जो सोर्स है कोई, जैसे मान लो बुक से लिया है मैंने ये टॉपिक, या इस पेज पे था ये, वो सोर्स नोट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने जो डेटा लिया है वो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग की बुक से ली हुई है चैप्टर, तो ये क्या है, सोर्स नोट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, ये क्रेडिट देगा, जो भी पर्सन या फिर जो भी ग्रुप है उसको क्रेडिट मिलेगा जिसने भी डेटा इकट्ठा कर रखा है। रेफरेंस देगा, अगर हमें और इसके बारे में जानकारी चाहिए। कभी कभार इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा, नॉवेल्स लिखी होती है, नॉवेल्स के नाम लिखे होते हैं जिसमें से ये चैप्टर लिया हुआ है, तो वो एक तरह से अदर रेफरेंसेस के हिसाब से हम कह सकते हैं, कुछ आइडिया दे देता है कि कैसे वो डेटा जो है सही है, और जो सोर्स है वो काफ़ी बेटर है, मतलब रिलायबिलिटी सही है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो वो पता चल जाता है हमें। फुट नोट होते हैं, फुट नोट लास्ट चीज़ है जो टेबल में आती है, सबसे नीचे लिखा जाता है फुट नोट। ये कुछ चीज़ें बता रहा होता है टेबल के बारे में। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, इसको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अब जनरली ये सिंपल इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा फुट नोट होते हैं तो ये नंबर वगैरह दे सकते हैं। फुट नोट होते हैं ताकि जो भी हेडिंग, जो भी टाइटल, जो भी स्टब, जो भी कैप्शन में हम क्लियर नहीं कर पाए तो उसके लिए हम फुट नोट इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ हम इसमें, जो भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई हमारी, उसको हम फुट नोट में लिख देते हैं। जैसे लिखा भी है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी एक्सेप्शन है डेटा में तो इस्तेमाल किया जाएगा। एनी कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है जो डेटा में है वो हम दिखा सकते हैं। क्लैरिफाई कर सकते हैं डेटा की, अगर कोई चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि ये और भी ऐड होना चाहिए, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, या फिर कोई और कोई भी चीज़ हो सकती है रिलेटेड में, तो हम लिख सकते हैं। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट देख सकते हैं आप टेबल का, जैसे इससे हमने पढ़ा उसी तरीके से टेबल नंबर आएगा पहले, फिर टाइटल आएगा, हेड नोट आएगा, इफ़ एनी क्यों लिखा है क्योंकि अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। कैप्शन आएंगे, हेड, सब हेड आ जाएंगे, कॉलम हेड्स ये आते हैं हमारे, मतलब सब हेड के अंदर जो आएगा वो कॉलम हेड होएगा। फिर ये स्टब्स हो जाएंगे, रो हेडिंग, उसके स्टब के अंदर जो एंट्रीज होगी स्टब एंट्रीज कहलाएगी, मतलब और उसके अंदर चीज़ें हमने लिख दी। टोटल दोनों जगह आएगा, रो का और कॉलम का।
लास्ट में आएगा सोर्स नोट एंड फुट नोट। क्लियर? नॉर्मली जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही है, बस नाम दे रखे हैं हमने। जैसे स्टब है, स्टब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टब जो है रो हेडिंग होती है, कैप्शन जो है हमारी कॉलम हेडिंग होती है। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। कभी का टेबल दे देते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कौन सी चीज़ है। अब जैसे एक टेबल उन्होंने एग्जांपल में दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले टेबल का नंबर, फिर टाइटल, ये परसेंट है, परसेंट कितनी परसेंटेज में है, ये तो हेड नोट। ये हमारा कॉलम हेडिंग जिसे हम कैप्शन कहते हैं। ये हमारे सब जो यहाँ पर है सब हेड, सब हेड्स है हमारे, टोटल दोनों जगह है। ये हमारा क्या है, रो हेडिंग जिसे हम स्टब कहते हैं, और ये रो की एंट्रीज। फिर आता है सोर्स नोट और फुट नोट। सोर्स की ये सेंसस से लिए, फुट नोट ये जो फिगर है ये राउंडेड है 2 डिजिट्स तक, ये फुट नोट में आएगा। ठीक है, समझ आए? फुट नोट में क्या आएगा, एक्स्ट्रा चीज़ की 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रखे, और भी था पर हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ये फुट नोट में डालती है क्योंकि ये ऊपर कहीं नहीं लिख पा रहे थे हम, हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक चैप्टर, आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि आप जॉइन कर रखा है आपने हमारे चैनल को। और आज इस मेनली हमारा कल तक, ये शायद कल या नेक्स्ट परसों तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।